स्प्लेंडर से लेकर के हायाबुसा तक वो नॉर्मली अगर निकल जाती है, इस तरीके से मशीनिंग उनकी की गई है। इसमें बेरिंग्स नहीं है। उसके ऊपर रखेंगे आप क्रैंकशाफ्ट को। इसमें ये बेरिंग आप आसानी से ड्रॉप नहीं कर सकते हो। हथौड़ा लिया, क्रैंक गई, क्रैंक केस गया, सिलेंडर किट गया। फिजिक्स यूज करेंगे क्रैंकशाफ्ट को क्रैंक केस में फिट करने के लिए। ब्यूटीफुली प्लेस्ड। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है इंजन रीबिल्ड करते टाइम क्रैंक केस में क्रैंकशाफ्ट को कैसे इंस्टॉल करें। क्रैंकशाफ्ट को लगाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी क्रैंक डैमेज हो सकती है, क्रैंक केस डैमेज हो सकता है, और अगर आसान भाषा में बताऊं तो इंजन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्या पता इंजन स्टार्ट ही ना हो, या फिर अगर इंजन स्टार्ट हो भी गया तो 2-4 हज़ार किलोमीटर के बाद में फिर से जो रीबिल्ड है वो कराना पड़ सकता है। तो वो सब हमें ना करना पड़े, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें स्प्लेंडर से लेकर के हायाबुसा तक के जो इंजन्स हैं उनमें क्रैंकशाफ्ट कैसे इंस्टॉल होती है उसका मेथड मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। तो चाहे आप खुद करें चाहे अपने मैकेनिक से कराएं, आपके यहां पर यह चीज क्लियर होगी और इसकी वजह से आपके इंजन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो विद दैट बीइंग सेड, सबसे पहले हम सबसे आसान स्प्लेंडर बोला ना मैंने, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो स्प्लेंडर का जो इंजन है या फिर जो भी हमारे कम्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स हैं, बेसिकली जैसे ही आप इंजन को डिसमेंटल करेंगे तो जो आपकी क्रैंकशाफ्ट है वो नॉर्मली अगर निकल जाती है बिना आपको कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज किए, दैट मीन्स कि वो डिजाइन की गई है डायरेक्ट ड्रॉप फिट के लिए। उसका मतलब ये है कि हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है उसका जो बेरिंग है, उसका जो आउटर डायामीटर है, और हमारा जो क्रैंककेस है उसका जो इनर डायामीटर है, वो इस तरीके से मशीनिंग उनकी की गई है और इस तरीके से उनका साइज सिलेक्शन किया गया है कि आपको सिंपली क्रैंकशाफ्ट को उठाना है, दोनों साइड आपको अच्छे से लुब्रिकेट करना है, और उसके बाद में अलाइन करते हुए अगर आप क्रैंकशाफ्ट को ड्रॉप करेंगे तो वो सिंपली फिट हो जाएगी। उसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी तो आप बात छोड़ो, आपको रबर वाला जो मैलेट आता है वो भी यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंजन बहुत ही सिंप्लीफाई करके ईज ऑफ मेंटेनेंस को माइंड में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। फिर बारी आती है दूसरा, जो कि जैसे ही आप हाई परफॉर्मेंस इंजन्स की तरफ मूव ऑन करते हो तो सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है, वो है स्प्लिट बेरिंग्स का या फिर जोनरल बेरिंग्स का। जैसे कि ये CBR 250R का इंजन है, आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये उसका क्रैंककेस है और ये इसकी क्रैंकशाफ्ट है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बेरिंग्स नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बेस्ड है स्प्लिट बेरिंग्स के प्रिंसिपल पर। तो ये स्प्लिट बेरिंग्स क्या चीज़ है? वेल, ये कुछ इस तरीके के बेरिंग्स हैं। इनको वैसे टुकड़ी भी बोला जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 2 पीसेस में आते हैं, और ये सिंपली हमारी जो कैविटी है जिसमें बेरिंग फिट किया था हमने छोटे वाले इंजन्स के लिए, उसी में ये टुकड़ियां लगती हैं, और ये प्रेस फिट होती हैं सिंगल सिलेंडर इंजन्स के लिए, क्योंकि इनमें हमारा जो क्रैंककेस है वो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट होता है। लेकिन जैसे ही आप 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर इंजन्स की तरफ मूव ऑन करेंगे तो उनमें ये जो टुकड़ियां हैं ये आपको रखनी पड़ेंगी। मतलब जो हाफ पोर्शन है पहले उसको रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे आप क्रैंकशाफ्ट को, एंड उसके ऊपर फिर आप रखेंगे दूसरा जो स्प्लिट बेरिंग है उसको, फिर लगेगी जो बेरिंग की एंड कैप है वो, और इस तरीके से जो क्रैंकशाफ्ट है वो क्रैंककेस में फिट होती है। सिंगल सिलेंडर इंजन्स में तो क्रैंकशाफ्ट को फिट करना इतना आसान है कि आपको लुब्रिकेशन दोनों साइड रखना है और सिंपली जो क्रैंकशाफ्ट है उसको प्लेस कर देना है, एंड दैट्स इट। और वैसे अगर आप क्यूरियस हैं जानने के लिए कि ये छोटी सी टुकड़ी ये सारा लोड कैसे झेलती है, तो वेल, ये जो टुकड़ी है और जो हमारी क्रैंकशाफ्ट का ये वाला पोर्शन है, ये आपस में ऐसे लगे रहते हैं, लेकिन इनके बीच में हल्का सा गैप होता है, और जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं उस गैप में आकर के भर जाता है इंजन ऑयल। तो ऑयल की एक पतली सी फिल्म यहां पर क्रिएट हो जाती है, जो कि एक बैरियर का काम करती है दोनों मेटल सरफेसेस के बीच में। लेकिन इनको हम इन इंजन्स में क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ये रफ एंड टफ इंजन्स हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सस्ती पड़ती है, दूसरा अगर थोड़ा बहुत बिना ऑयल के भी ये चल जाएं, क्योंकि कम्यूटर इंजन्स हैं तो आपको पता ही है कि इनको मेंटेन उतना अच्छे से नहीं किया जाता है, तो ये थोड़ा सा झेल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये वाले बेरिंग्स अगर बिना ऑयल के थोड़े सी भी देर चल गए तो
दे आर डन। फिर आपको उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको पॉलिश या फिर इसकी कटिंग करानी पड़ेगी, बैरिंग ओवरसाइज डालना पड़ेगा। वो डिटेल अभी मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया देना ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि क्या चल रहा है आपके इंजन के अंदर। लेकिन इनके बीच का एक गैप है जो कि हमारी जो पल्सर जैसी मोटरसाइकिल्स हैं, NS हो गई, या फिर KTM की ड्यूक 200 सीरीज़ हो गई, यामाहा की R15 हो गई। आज R15 पर ही मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन है वो करके दिखाने वाला हूँ। इनमें क्या होता है कि इनकी जो इनर कैविटी है और जो बेरिंग है ये आपस में एकदम टाइट टॉलरेंस में फिट होने के लिए बने हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये बेरिंग आप आसानी से ड्रॉप नहीं कर सकते हो, आपको उसको प्रेस फिट करना पड़ेगा। तो मैकेनिक लोग क्या करते हैं, हथौड़ा लिया, क्रैंक रखी, क्रैंक के ऊपर कोई पाइप वगैरह लगाई और बैम बैम बैम, और वहीं पर आपके जो बेरिंग्स हैं वो खराब हो जाते हैं और थोड़े टाइम बाद यही बेरिंग आवाज करने लगता है। और अगर ये टूट गया तो गुड लक विद दैट, क्रैंक गई, क्रैंक केस गया, सिलेंडर किट गया। एनीवेज, तो ये ना करना पड़े उसका क्या सोल्यूशन है, प्रेस मशीन से फिट कराओ। अब प्रेस मशीन तो हर किसी के पास होती नहीं है, लेकिन जो आपके पास मिल सकता है वो है फ्रिज। फिजिक्स यूज करेंगे क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक केस में फिट करने के लिए। और वो फिजिक्स कैसे काम करेगी, वो काम करेगी थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। मेटल जो है, धातु जिसको बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल ये है कि उसको अगर आप गर्म करोगे तो वो एक्सपैंड होगा, फैलेगा, और अगर उसको आप ठंडा करोगे तो वो सिकुड़ेगा, श्रिंक होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो क्रैंक केस है उसको तो हम करेंगे गर्म। तो गर्म करने से क्या होगा, इसकी ये जो कैविटी है ये थोड़ी सी एक्सपैंड होगी, और हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है उसको करेंगे हम ठंडा। ठंडा करने से क्या होगा, इसका ये जो बेरिंग है ये हल्का सा सिकुड़ेगा, और फिर हम इसको ला करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और हमारी क्रैंक शाफ्ट है वो क्रैंक केस में फिट भी हो जाएगी और हमें ऐसे हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा जो इंजन है वो क्रैंक वाले डिपार्टमेंट में कभी दिक्कत नहीं करेगा। थ्योरी तो बता दी, अब ये वाला प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो इसके लिए 8 से 10 घंटे पहले आपको फ्रीजर में जो क्रैंक शाफ्ट है उसको रख के छोड़ देना है। अब इसको गर्म करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। या तो आप इसको हीट गन से गर्म कर सकते हैं जो कि स्लो मेथड है, लेकिन सबसे सेफ वही रहेगा। दूसरा मेथड है ब्लो टॉर्च यूज करने का। तो ब्लो टॉर्च के साथ थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, चांसेस है कि आप इसको ओवर हीट भी कर सकते हैं जो कि इसको फिर डिफॉर्म भी कर सकता है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप हीट गन का यूज करें, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी आपको प्रॉमिसिंग आएंगे। और चलाने का जो तरीका है वो चाहे हीट गन हो चाहे ब्लो टॉर्च हो, उसमें आपको मेक श्योर ये करना है कि आप सरफेस को इवनली चारों ओर से, हर ओर से 360 गर्म करें। तो अभी ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है। फटाफट से क्रैंक शाफ्ट लेकर के आता हूँ। देयर वी हैव इट गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। And there we go, beautifully placed। अब थोड़ी देर टेम्परेचर को इवन आउट होने देते हैं, और जैसे ही सरफेस जो है वो कूल टू टच हो जाए उसके बाद में आप अपना जो आगे का काम है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत कंडेंसेशन हो, मतलब थोड़ा पानी जमा हो, तो उसको आप कपड़े से साफ कर दें, और जो भी मूविंग आइटम्स हैं उनको अच्छे से इंजन ऑयल से लुब्रिकेट करना नहीं भूलना है। तो विद दैट बीइंग सेड गाइज, आई होप कि ये जो क्रैंक शाफ्ट इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ कुछ हेल्पफुल इनसाइट्स भी आपको देखने को मिली होंगी। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी और नया वीडियो आइडिया आपके पास है तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और उसके ऊपर फ्यूचर में वीडियो है वो बना सकूं। तो बस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।